ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 881, एक नियत नरसंहार, भाग 12। इवान ने 3 मीटर लंबे विशालकाय बंदर का सिर हवा में पकड़ रखा था, जिससे वह एक बच्चे की तरह संघर्ष कर रहा था जो किसी वयस्क की पकड़ से बचना चाहता था। तुम्हें भाग जाना चाहिए था जब मैंने तुम्हें मौका दिया था। बंदर ने इवान की ठंडी आवाज सुनी जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी, और गड़गड़ाहट, उनके आसपास का स्थान कांपने लगा और उस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण सैकड़ों गुना बढ़ गया। अब तुम सिर्फ खुद को बेवकूफ बंदर होने के लिए दोषी ठहरा सकते हो। दहाड़, तीसरे दर्जे का बंदर, जिसे इवान द्वारा जारी की जा रही हत्या के इरादे के कारण अपने शरीर को हिलाने में कठिनाई हो रही थी, दर्द में दहाड़ने लगा क्योंकि उसे लगा कि एक बहुत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल उसके सिर को दबाने की कोशिश कर रहा है, उसे एक पैनकेक में बदलना चाहता है। अपने अगले जन्म में एक समझदार जानवर के रूप में पुनर्जन्म लेने की कोशिश करो। इवान ने अपनी काली आंखों से बंदर को घूरते हुए एक ठंडी, भावहीन आवाज में कहा और उसका हाथ, जिससे वह बंदर का सिर पकड़े हुए था, काली सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और अगले ही सेकंड धमाका, उसने अपनी पूरी ताकत से बंदर के सिर को दबाया और गुरुत्वाकर्षण के दबाव और उसकी ताकत के कारण बंदर का सिर खूनी गूदे में फट गया, जिससे उसके चेहरे पर खून की बूंदें छलक आईं। इवान ने अपने चेहरे पर लगी खून की बूंदों को अनदेखा किया और बंदर के सिरहीन शरीर को छोड़ दिया। धमाका, बंदर के शरीर के जमीन पर गिरने की आवाज सुनकर वोइड्सकार, नोएल, जोडा और अन्य सभी को लगा जैसे किसी ने हथौड़े से उनके सिर पर वार किया हो और वे चौंककर भरी आंखों से इवान को देखने लगे। वे बता सकते थे कि इवान सिर्फ एक पीक रैंक 1 कोर रिवॉल्वर था, इसलिए वे समझ नहीं पाए कि उसने शुरुआती स्तर के रैंक 3 के राक्षस को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। इवान ने सैकड़ों लोगों को देखा, खासकर जोडा को, जो सैकड़ों राक्षसों के समूह के पीछे खड़ा था और उसकी काली आंखें ठंडे हत्या के इरादे से जल रही थीं। अचानक उसने एक कदम आगे बढ़ाया और काले पक्षी की पीठ से जमीन की ओर गिरने लगा। वह गुरुत्वाकर्षण हेरफेर कौशल का उपयोग करने के कारण तेज गति से जमीन की ओर गिरा, लेकिन उसके पैरों के जमीन को छूने से ठीक पहले उसकी गति धीमी हो गई और वह धीरे से जमीन पर गिर गया। गड़गड़ाहट, जिस क्षण इवान के पैर जमीन पर पड़े, सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन हिलने लगी और दुनिया को कुचलने वाला गुरुत्वाकर्षण दबाव सभी पर पड़ने लगा, जिससे उनमें से अधिकांश जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर हो गए। इवान, जिसका चेहरा रैंक 3 वानर के खून से लथपथ था, समय की अपनी धारणा को धीमा करने के लिए टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल का उपयोग करते हुए अपने सामने कई सौ लोगों को देखा। मुझे 10 सेकंड में सब कुछ खत्म करना है। हालांकि इवान का दिल गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन शापित एक शीर्षक के कारण उसका दिमाग अभी भी बहुत अजीब स्थिति में था और वह जानता था कि उसे क्या करना है। नाम इवान, जाति एल्थारॉन, रैंक पीक रैंक 1 कोर रिवॉल्वर, रक्तरेखा डूमब्रिंगर आंशिक रूप से जागृत, ताकत 132, चपलता 130, धीरज 133 एन ओ वेल बी इन .c ओम, विश्वसार 140, सहनशक्ति 135, बुद्धिमत्ता 130, आदिम छाया ऊर्जा 150। पीक रैंक 1 कोर रिवॉल्वर बनने के बाद इवान के आंकड़े बहुत बढ़ गए और वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। साथ ही वर्तमान में रीपर के क्रोध कौशल के निष्क्रिय प्रभाव के कारण, जो उसके क्रोध के स्तर के अनुसार उसके स्टेट पॉइंट को बढ़ाता है, इवान के वर्तमान स्टेट पॉइंट एक शुरुआती स्तर के रैंक 2 कोर रिवॉल्वर से भी अधिक थे। शक्ति 396, रीपर के क्रोध कौशल के प्रभाव में स्टेट पॉइंट 3 गुना बूस्ट। चपलता 390, धीरज 399, विश्वसार 420, सहनशक्ति 405, बुद्धि 390, आदिम छाया ऊर्जा 450। रीपर के क्रोध का निष्क्रिय प्रभाव, रीपर का क्रोध कौशल उपयोगकर्ता के क्रोध स्तर के आधार पर उसके स्टेट पॉइंट को बढ़ाता है। उपयोगकर्ता का क्रोध स्तर जितना अधिक होगा, उसके स्टेट पॉइंट में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। क्रोध मोड में, यदि उपयोगकर्ता की हत्या करने की मंशा लक्ष्य से अधिक है, तो लक्ष्य स्थिर हो जाएगा और तब तक हिल नहीं पाएगा जब तक कि उसकी इच्छाशक्ति उपयोगकर्ता की हत्या करने की मंशा को दूर नहीं कर देती। लेकिन इन स्टेट पॉइंट के साथ भी उसके लिए जोडा और अन्य लोगों को हराना या रैंक 3 वानर को मारना असंभव था, इसलिए पहले उसने छाया कब्जे को भी सक्रिय किया और खुद को मध्य स्तर रैंक 2 छाया मरे हुए के साथ मिला लिया। शक्ति 846, छाया कब्जा कौशल का उपयोग करने के बाद स्टेट पॉइंट। चपलता 886, धीरज 907, विश्वसार 913, सहनशक्ति अनंतता, बुद्धिमत्ता 810, आदिम छाया ऊर्जा 450। छाया कब्जा का उपयोग करने के बाद स्टेट पॉइंट के साथ इवान के लिए सामान्य पीक रैंक 2 कोर रिवॉल्वर्स का सामना करना संभव था, लेकिन जोडा, वोइड्सकार और अन्य के सामने यह अभी भी पर्याप्त नहीं था।
डेथ गार्डियन अथॉरिटी के लिए कूलडाउन समय 7 दिन था और ये तब भी कूलडाउन पर था जब उसने 6 दिन पहले बिस्किट के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन फिर भी इवान डर नहीं रहा था क्योंकि उसने इस तरह की स्थिति के लिए तैयारी की थी। आपने प्राधिकरण को सक्रिय कर दिया है, सभी शून्य। प्राधिकरण एक बार सक्रिय होने के बाद आपके सभी कौशलों का कूलडाउन समय 0 पर वापस आ जाएगा और अगले 15 सेकंड तक 0 पर रहेगा, चाहे आप उन्हें कितनी भी बार इस्तेमाल करें। सभी शून्य प्राधिकरण का उपयोग हर महीने एक बार किया जा सकता है। 776 ग्रोथ लिंक कौशल के दूसरे प्रभाव का उपयोग करते हुए इवान ने वोलाक का अधिकार ले लिया और मास्टर ऑफ शेडोज और डेथ गार्डियन सहित उसके सभी प्राधिकरणों का कूलडाउन समय 0 पर वापस आ गया। इससे पहले जब रैंक 3 वानर उसकी ओर कूदा तो उसने मास्टर ऑफ शेडोज और डेथ गार्डियन के साथ ऑल जीरो प्राधिकरण का उपयोग किया। डेथ गार्डियन प्राधिकरण के प्रभाव में उसके पहले से ही उच्च आंकड़े और भी बढ़ गए और एक बेतुके स्तर पर पहुंच गए। ताकत 846 टाइम्स 5 इक्वल्स 4230। चपलता 886 टाइम्स 5 इक्वल्स 4430। धीरज 907 टाइम्स 5 इक्वल्स 4535। विश्वसार 913 टाइम्स 5 इक्वल्स 4565। सहनशक्ति अनंतता बुद्धिमत्ता 810 टाइम्स 5 इक्वल्स 4050। आदिम छाया ऊर्जा 450 टाइम्स 5 इक्वल्स 2250। ऑल जीरो अथॉरिटी द्वारा दिए गए शुरुआती 15 सेकंड में से इवान ने रैंक 3 के बंदर को मारने और अपने नए स्टेट पॉइंट्स के अभ्यस्त होने में 5 सेकंड का उपयोग किया। इन 5 सेकंड के दौरान डेथ गार्डियन अथॉरिटी की अवधि समाप्त हो गई, लेकिन ऑल जीरो अथॉरिटी की वजह से इसका कूलडाउन समय 0 पर रीसेट हो गया, इसलिए उसने इसे एक बार फिर सक्रिय कर दिया। अपने सामने खड़े सैकड़ों लोगों को देखकर इवान को पता था कि उनके पास उन्हें खत्म करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड हैं, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर उतरकर सैकड़ों राक्षसों के समूह की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। जिस क्षण इवान ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी चपलता, जो 4400 से ज्यादा अंक थी, प्रभावी हो गई और वह सभी की नजरों से ओझल हो गया। उसी समय उसकी आंखों के सामने एक सूचना चमक उठी। आपने रीपर के क्रोध कौशल के सोल हार्वेस्ट मोड को सक्रिय कर दिया है। अध्याय 882 एक नियत नरसंहार भाग 13। कैस्पियन ने एम्बर का पीछा किया, जो अपने चेहरे पर बहुत गंभीर भाव के साथ भाग रही थी। वह अपनी महिला से पूछना चाहता था कि वह क्यों भाग रही है, लेकिन उसने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक वह भागना बंद नहीं कर देती। क्या यह उस आदमी की धमकी की वजह से है? कैस्पियन ने मन ही मन सोचा, लेकिन एक सेकंड बाद भी उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वह उस आदमी की बात की वजह से भाग रही हो। वह सिर्फ एक रैंक 1 कोर रिवॉल्वर है जिसने किसी तरह रैंक 3 के राक्षस को वश में कर लिया है। उस राक्षस की मदद से भी वह ऐसा नहीं कर पाएगा। कैस्पियन अभी भी सोच रहा था कि अचानक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसका शरीर भारी हो गया। हालांकि एम्बर और उसे भागना शुरू हुए सिर्फ 3 सेकंड ही हुए थे, लेकिन अपनी अत्यधिक चपलता की वजह से वे दोनों पहले से ही इवान के स्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, लेकिन फिर भी उसके पीछे से अचानक आए दबाव ने उसके चेहरे को पीला कर दिया। कैस्पियन के आगे दौड़ रही एम्बर ने भी अपने आसपास के वातावरण में एक भारी आभा महसूस की, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और अपने पीछे से आ रही तीव्र हत्या की मंशा को अनदेखा करने की कोशिश की। उसने अपने पीछे देखा और पाया कि कैस्पियन का पूरा शरीर हिल रहा था और हालांकि वह अभी भी उसका पीछा कर रहा था, उसकी चपलता काफी कम हो गई थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आखिर वह किस तरह का राक्षस है? एम्बर ने अपनी लार को निगलते हुए बड़बड़ाया और इवान की दिशा से निकलने वाली हत्या की मंशा से कैस्पियन की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। एम्बर की सुरक्षा के कारण कैस्पियन ने अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पा लिया और जब उसने पीछे देखा तो उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि उसके पीछे का उदास आकाश लाल हो गया था और रैंक 1 कोर रिवॉल्वर जिसने उन्हें पहले धमकी दी थी, रैंक 3 ऐप को इस तरह से पकड़े हुए था जैसे कि वह 2 साल के बच्चे को पकड़े हुए हो। कैस्पियन, चलो, हम यहाँ नहीं रह सकते। कैस्पियन ने एम्बर की गंभीर आवाज सुनी और देखा कि वह भी रैंक 1 कोर रिवॉल्वर को देख रही थी, जो अपनी आंखों में डर के भाव के साथ तीव्र हत्या का इरादा जारी कर रही थी। इवान द्वारा जारी की जा रही हत्या के इरादे को महसूस करने के बाद कैस्पियन स्पष्ट रूप से यहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रहना चाहता था, इसलिए बटलर ने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर हिलाया और दोनों पिशाच वहां से भाग गए। रीपर के क्रोध कौशल के निष्क्रिय प्रभाव के कारण इवान द्वारा जारी की जा रही हत्या के इरादे ने वहां मौजूद लगभग 80% लोगों को अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ बना दिया, क्योंकि वे उसके शरीर से निकलने वाली ठंडी आभा को दूर नहीं कर सकते थे। केवल जोडा, वोइड्सकार, नोएल, मैक्सिमिलियन और कुछ अन्य कोर रिवॉल्वर जैसे शीर्ष कोर रिवॉल्वर ही उस हत्या के इरादे को दूर कर सकते थे जिसे वह महसूस कर रहा था। जब इवान अचानक राक्षसों के समूह की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा और गायब हो गया, तो जोडा, वोइड्सकार और अन्य शीर्ष कोर रिवॉल्वर सहित सभी लोग घबरा गए। वे चतुर लोग थे और बता सकते थे कि वर्तमान इवान बहुत खतरनाक था,
इसलिए उन सभी ने तुरंत भागने का फैसला किया, लेकिन भागने से पहले उन्होंने देखा कि इवान उसी स्थान पर वापस आ गया था जहां वह एक सेकंड पहले खड़ा था। उसका दाहिना हाथ एक तेज हरे रंग के ब्लेड से ढका हुआ था जिसे उसने हवा के हेरफेर कौशल का उपयोग करके बनाया था और उसमें खून टपक रहा था। वोइट्स्कार और अन्य, जो भागने के लिए तैयार थे, इवान को देखकर रुक गए और उसे भ्रम में देखते रहे, सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन अगले ही पल स्लैश 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 उन्होंने चारों ओर किसी चीज के कटने की आवाज सुनी और जब लोगों ने आवाज की दिशा में देखा तो उन्होंने जोडा के सामने खड़े हर एक राक्षस की गर्दन के चारों ओर एक पतला हरा घाव देखा। हाँ, जोडा के सामने खड़े राक्षस भ्रमित थे कि क्या हुआ और उन्होंने उनकी गर्दन को छूने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे उनकी गर्दन को छू पाते, उनके सिर जमीन पर गिरने लगे और एक ही समय में खून के सैकड़ों फव्वारे फूट पड़े। वोइट्स्कार और अन्य लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि इवान ने एक सेकंड से भी कम समय में सभी राक्षसों का सिर काट दिया था और जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा भयभीत किया वह ये था कि वे उसे हवा के ब्लेड का उपयोग करके उन्हें मारते हुए भी नहीं देख पाए। इतने सारे राक्षसों की मौत से लोग अभी भी सदमे में थे, लेकिन उनका सदमा जल्द ही निराशा में बदल गया क्योंकि अगले ही पल बूम, इवान के शरीर से निकलने वाली आभा और भी बढ़ गई और उन सभी को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया का दबाव उन पर पड़ रहा है। सफलतापूर्वक शीर्ष रैंक 2 को रिवॉल्वर की आत्मा प्राप्त की। आपकी चपलता 62 अंक बढ़ गई है। सफलतापूर्वक मध्य स्तर रैंक 2 को रिवॉल्वर की आत्मा प्राप्त की। आपकी बुद्धिमत्ता 36 अंक बढ़ गई है। सफलतापूर्वक की आत्मा प्राप्त की। सफलतापूर्वक की आत्मा प्राप्त की। नवंबर LBJNN। सफलतापूर्वक की आत्मा प्राप्त की। राक्षसों को मारने से पहले इस्तेमाल किए गए रीपर के क्रोध कौशल के सक्रिय प्रभाव के कारण इवान ने कई राक्षसों की आत्माओं को प्राप्त किया और उसके स्टेट पॉइंट बहुत बढ़ गए। हालांकि वह रैंक 1 को रिवॉल्वर के रूप में अपनी सीमा के कारण प्राप्त सभी स्टेट पॉइंट को अवशोषित नहीं कर सका, फिर भी वह संतुष्ट था क्योंकि प्राइमोडियल शैडो एनर्जी के अलावा उसके सभी स्टेट पॉइंट 150 अंक तक पहुंच गए थे जो रैंक 1 को रिवॉल्वर के रूप में उसकी सीमा थी। हालांकि ऐसा लग सकता है कि सोल हार्वेस्ट मोड का उपयोग करके उसे प्राप्त किए गए स्टेट पॉइंट की छोटी संख्या उसकी वर्तमान स्थिति में बहुत कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके स्टेट पॉइंट पहले से ही हजारों में थे। लेकिन वास्तव में इन छोटी संख्या के स्टेट पॉइंट ने उसे वोइट्स्कार और अन्य लोगों की नज़र में एक पूर्ण राक्षस बना दिया। इसका कारण ये था कि ये स्टेट पॉइंट उसके रीपर के क्रोध और डेथ गार्डियन अथॉरिटी से भी प्रभावित थे। उदाहरण के लिए, इवान की मूल आधार चपलता 130 अंक थी, लेकिन रीपर के क्रोध, शैडो पोजिशन और डेथ गार्डियन अथॉरिटी के प्रभावों के कारण उसकी वर्तमान चपलता 4430 अंक थी। अब राक्षसों की आत्मा को इकट्ठा करने के कारण उसकी बुनियादी चपलता 150 अंक तक पहुंच गई। ये वृद्धि केवल 20 अंक थी, लेकिन जब इन अंकों को रीपर के क्रोध से 3 गुना बढ़ावा मिला और डेथ गार्डियन अथॉरिटी से 5 गुना बढ़ावा मिला तो वे कुल 300 अंक हो गए, जिससे उसकी चपलता 4700 अंक से अधिक हो गई, जो बेतुका था। अब भी ऑल जीरो अथॉरिटी का प्रभाव समाप्त होने से पहले केवल 8 सेकंड बचे थे, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इवान की शक्ति में अचानक वृद्धि को महसूस करते हुए जोडा का शरीर, जो एकमात्र बचा हुआ राक्षस था, डर से कांप रहा था और वह वहां से भागना चाहता था। केवल वही नहीं, वहां मौजूद हर एक व्यक्ति भागना चाहता था, लेकिन इवान के अगले शब्दों ने उनके भागने की उम्मीद को तोड़ दिया। छाया दुनिया। जैसे ही इवान की ठंडी आवाज पूरे परिवेश में गूंजी, एक काली छाया प्रकाश की गति से जमीन से फैल गई और 10 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया। 10 किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन को कवर करने के बाद छाया आसमान की ओर बढ़ने लगी और एक गुंबद में बदल गई जिसने सभी को फंसा लिया। इवान की छाया अभी भी शैडो वर्ल्ड की दीवारों से जुड़ी हुई थी और ये देखते हुए कि उसके पास केवल 8 सेकंड बचे थे, उसकी विशाल छाया हिलने लगी और अगले ही सेकंड शैडो वर्ल्ड की दीवारों से, जिसने सभी को फंसा लिया था, हजारों छाया मरे हुए बाहर आने लगे। अध्याय 883 एक नियत नरसंहार भाग 14। इवान की छाया दुनिया की दीवारों से जुड़ गई और एक के बाद एक छाया मरे हुए लोग उनमें से बाहर आने लगे। इवान के क्रोध के कारण छाया मरे हुए लोग भी प्रभावित हुए, इसलिए जब वे बाहर आए तो वे सभी एक तीव्र हत्या का इरादा भी छोड़ रहे थे। हजारों राक्षसों की आभा को महसूस करते हुए रीपर के क्रोध कौशल के निष्क्रिय प्रभाव के कारण पहले से ही लकवाग्रस्त सभी लोग पीले पड़ गए और उनके सिर घूमने लगे। इवान जानता था कि हालांकि उसकी सेना में हजारों छाया मरे हुए लोग थे और वह छाया दुनिया का उपयोग करके उनकी कुछ हद तक मदद कर सकता था, लेकिन उनके लिए वोइट्स्कार, नोएल, मैक्सिमिलियन और अन्य उच्च स्तरीय कोर रिवॉल्वर्स को संभालना आसान नहीं होगा। जोडा को छोड़कर सभी राक्षसों को मारने, छाया जगत के अंदर अन्य लोगों को फंसाने और सोल हार्वेस्ट मोड द्वारा खरीदे गए बढ़े हुए स्टेट के अभ्यस्त होने के बाद ऑल जीरो अथॉरिटी की समय सीमा समाप्त होने वाली थी और उसके पास सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। इवान ने एक बार फिर डेथ गार्डियन अथॉरिटी को सक्रिय किया, जिसकी अवधि दूसरी बार समाप्त हो गई थी, लेकिन ऑल जीरो अथॉरिटी के प्रभाव के कारण इसका कूलडाउन समय अक्षम हो गया था।
रीपर के क्रोध कौशल के सोल हार्वेस्ट मोड से स्टेट पॉइंट प्राप्त करने के बाद उसके अधिकांश स्टेट पॉइंट 5000 के करीब थे और उसका पहला लक्ष्य स्पष्ट रूप से जोडा था, जो सैकड़ों राक्षसों के सिरहीन शरीरों से भरे खून से लथपथ मैदान के बीच में खड़े होकर डर से कांप रहा था। एक पल के लिए इवान की नज़र काला के खून से सने सिर पर गई जिसे जोडा ने पहले ही निकाल दिया था। खून से सने सिर को देखते हुए इवान की काली आंखें तीव्र क्रोध से चमक उठीं और पूरी छाया जगत कांपने लगा मानो उसके क्रोध का जवाब दे रहा हो। इवान ने काला के खून से लथपथ सिर से जोडा की ओर अपनी नज़र घुमाई और जैसे ही उसकी नज़र दानव की ओर गई, नीली त्वचा वाले दानव को लगा जैसे किसी ने उसे जमी हुई झील के अंदर फेंक दिया हो और उसका शरीर कांपने लगा। इवान की नज़र खुद पर महसूस करते ही जोडा की सारी प्रवृत्तियां चीखने लगीं और उसने इवान को रोकने के लिए अपने जोन का इस्तेमाल करने की कोशिश की। हाँ, उसने अपने जोन का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया क्योंकि उसे लगा कि कुछ उसे अपने जोन का इस्तेमाल करने से रोक रहा है। शैडो वर्ल्ड के अंदर प्रिमोडियल शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इवान कई काम कर सकता था, बशर्ते कि वह उसे पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करे। आमतौर पर जोडा जैसे किसी व्यक्ति को उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोकना उसके लिए असंभव होता, लेकिन वर्तमान में उसके पास प्रिमोडियल शैडो एनर्जी की मात्रा 2000 से ज़्यादा पॉइंट थी, इसलिए जोडा को अपने जोन का इस्तेमाल करने से रोकना उसके लिए मुश्किल नहीं था। जोडा को तब बहुत डर लगा जब वह अपने जोन का इस्तेमाल नहीं कर पाया और उसने कुछ और इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और इस्तेमाल कर पाता, उसे एक ऐसा दर्द महसूस हुआ जो आत्मा को चीर रहा था और इवान ने क्रूर बल का इस्तेमाल करके उसके दोनों हाथ और पैर उसके शरीर से अलग कर दिए। जोडा दर्द से चीखा और उसका अंगहीन शरीर जमीन पर गिर गया और उसके शरीर से खून बहता रहा। उसने इवान की तरफ देखा, जो उससे सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर खड़ा था और उसे पहले कभी नहीं हुई ऐसी दहशत महसूस हुई। मत मारो, जोडा दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन अचानक उसके चेहरे के सामने एक हवा का ब्लेड आया और उसकी जीभ काट दी। जोडा एक अजीब दर्दनाक आवाज में चिल्लाया और उसका अंगहीन शरीर जमीन पर ऐसे तड़पने लगा जैसे उसे अभी अभी बिजली का झटका लगा हो। आसान मौत के बारे में सोचना भी मत, इवान ने अंगहीन जोडा से कहा, जो जमीन पर तड़प रहा था और अपने शैडो अनडेड की ओर देख रहा था। शैडो वर्ल्ड की दीवारों से बाहर निकलने पर शैडो अनडेड ने उन लोगों पर कोई दया नहीं दिखाई जो जमीन पर घुटने टेक रहे थे, रीपर के क्रोध कौशल की हत्या के इरादे के कारण हिलने में असमर्थ थे और उन्हें मारना शुरू कर दिया। शैडो अनडेड की संख्या 6000 से ज्यादा थी और इवान की सेना में लगभग 40 मिड लेवल रैंक 2 और लगभग 105 शुरुआती लेवल रैंक 2 राक्षस थे। जैसे ही अपने मालिक के क्रोध से प्रभावित शैडो अनडेड ने शैडो वर्ल्ड के अंदर लोगों को देखा, एक सामूहिक हत्या की घटना शुरू हो गई। जो लोग रीपर के क्रोध कौशल के निष्क्रिय प्रभाव के कारण आगे नहीं बढ़ सकते थे, उन्होंने बैंगनी जलती आंखों वाले काले राक्षसों को अपनी ओर दौड़ते देखा और अगले ही पल छाया दुनिया के अंदर खून की एक नदी बह निकली, क्योंकि छाया मरे हुए लोगों ने शीर्ष इवॉल्वर्स को मारना शुरू कर दिया, जैसे कि वे असहाय मुर्गियां हों जो उनके द्वारा मारे जाने की प्रतीक्षा कर रही हों। वोइड्सकार और अन्य शीर्ष कोर इवॉल्वर्स इवान की हत्या के इरादे के प्रभाव में अभी भी आगे बढ़ सकते थे क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति काफी मजबूत थी, लेकिन उनके लिए भी छाया दुनिया के अंदर छाया मरे हुओं का सामना करना आसान नहीं था। जब थॉमस, जो कई अन्य लोगों की तरह अपने शरीर को हिला नहीं सकता था, ने हजारों काले मरे हुओं को देखा, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे एम्बर का पहले पीछा न करने के अपने फैसले पर पछतावा हुआ। अचानक थॉमस के सामने एक विशाल बुलबियर दिखाई दिया जो लकवाग्रस्त था और अपनी बैंगनी जलती हुई आंखों से उसे देखा जो पागलपन से भरी हुई थी। तुम मुझे मारने की हिम्मत मत करो, मैं ही हूँ। ब्राउन इतना आलसी था कि वह ये सुनने में असमर्थ था कि उसके सामने असहाय मेमना क्या कहना चाहता था, इसलिए थॉमस के अपने शब्दों को पूरा करने से पहले बुलबियर ने अपना विशाल मुंह खोला और थॉमस के सिर को काट दिया, बिना किसी दया के उसे चीर दिया। और बस इसी तरह ब्लडमून साम्राज्य के 4 ड्यूक में से एक का सबसे छोटा बेटा मर गया। बुलबियर ने उस सिर को चबाया जिसे उसने अभी अभी काटा था और एक ही बार में निगल लिया। हालांकि कोई नहीं जानता था कि बुलबियर, जो असीमित सहनशक्ति वाला एक छाया मरे हुए व्यक्ति था, सिर का स्वाद महसूस कर सकता था या नहीं। अगर करीब से देखा जाए तो लोग उसके चेहरे पर संतुष्टि की झलक देख सकते थे। थॉमस को मारने के बाद बुलबियर ने चारों ओर देखा और देखा कि थॉमस के साथ रहने वाले अन्य पिशाच अन्य छाया मरे हुए लोगों द्वारा मारे गए थे। ये देखकर कि उसके आसपास कोई भोजन नहीं था, बुलबियर ने अन्य असहाय लोगों को देखा और वहां से भागकर एक अलग व्यंजन आजमाने लगा। अध्याय 884 एक नियत नरसंहार भाग 15 अंतिम। वॉर्ड्सकार, नोएल, मैक्सिमिलियन, आर्चिबाल्ड और कुछ अन्य लोग जो इवान की हत्या के इरादे का विरोध कर सकते थे, उनके चेहरे पर खौफ की झलक के साथ उनके सामने खूनी दृश्य को देखा। छाया जगत की दीवारों से बाहर आने के 2 सेकंड से भी कम समय में छाया मरे हुए लोगों ने रीपर के क्रोध कौशल के निष्क्रिय प्रभाव के कारण लकवाग्रस्त हर एक व्यक्ति का वध कर दिया। दीवारों से बाहर आने वाले छाया मरे हुए लोगों की संख्या 6000 से ज्यादा थी, जो लगभग पूरी छाया जगत को भर रही थी, इसलिए उनके लिए उन लोगों को मारना बहुत आसान था जो बस जमीन पर बैठे थे और कुछ नहीं कर रहे थे।
भले ही वोइड्सकार और अन्य अपने अधीनस्थों की मदद करना चाहते थे, लेकिन ये बेकार था क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इसके अलावा उन सभी को एहसास हुआ कि किसी कारण से छाया जगत में प्रवेश करने के बाद वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे। कानूनों की शक्ति जैसी कोई चीज थी जो उन्हें छाया जगत के अंदर रहते हुए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने से रोक रही थी। जाहिर है, वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाने का कारण इवान था, जिसने छाया जगत की शक्ति का उपयोग करके उनकी ताकत को सीमित कर दिया था, जैसा कि उसने जोडा के साथ किया था। अगर वह शैडो वर्ल्ड का उपयोग करके उनकी शक्ति को नियंत्रित नहीं करता, तो इवान को यकीन था कि उनके लिए अपने शैडो अनडेड को रोकना बहुत आसान होता। 2 सेकंड से भी कम समय में हजारों लोगों को मारने के बाद सभी शैडो अनडेड ने अपना सिर वोइड्सकार और अन्य लोगों की ओर घुमाया, जिन्होंने आसानी से उन कुछ शैडो अनडेड को मार डाला जो उनकी ओर भागे थे। हालांकि शैडो वर्ल्ड के कारण उनकी शक्ति सीमित थी, फिर भी वे उन अधिकांश शैडो अनडेड को मारने में सक्षम थे जिन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन जब उन्होंने एक ही समय में हजारों शैडो अनडेड की निगाहों को अपने ऊपर महसूस किया, तो वोइड्सकार, नोएल और अन्य भी अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। दहाड़ दहाड़, पागल जानवरों की तरह शैडो अनडेड दहाड़ते हुए और हत्या के इरादे से भरी आंखों से उनकी ओर दौड़े। अपनी उत्तम स्थिति में वोइड्सकार और अन्य लोगों के लिए छाया मरे हुओं से खुद को बचाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में जहां वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे, वे जानते थे कि हजारों राक्षसों से खुद का बचाव करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। जब आर्चिबाल्ड, नोएल और अन्य लोग घबरा रहे थे, तभी उन्होंने मैक्सिमिलियन की चिढ़ भरी आवाज सुनी। अरे, मैं इसका उपयोग यहाँ सीमित उपयोगों के कारण नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने मैक्सिमिलियन की ओर देखा और देखा कि उसके दोनों हाथ छोटी तोपों जैसे बन गए थे। जिस क्षण उसके दोनों हाथ बदले, उसकी छाती के बीच में प्रत्यारोपित एक हल्के नीले रंग का मुट्ठी के आकार का रत्न चमक उठा और अगले ही पल छाया जगत सफेद रोशनी से जगमगा उठा, जब विशाल लेजर किरणें जो एक ही हमले में सामान्य रैंक 3 राक्षस को भी मार सकती थीं, ने सब कुछ चीर दिया और सीधी रेखा में सभी छाया मरे हुए लोगों को मार डाला। मैक्सिमिलियन ने एक गोली चलाने के बाद रुका नहीं और केवल 2 सेकंड में और भी कई तोपों के गोले दागे, जिससे उनकी ओर भाग रहे सभी छाया मरे हुए लोग मारे गए। जैसे ही मैक्सिमिलियन ने तोप चलाई, उसके सीने में प्रत्यारोपित नीले रत्न का आकार कम होता गया और मुट्ठी के आकार का रत्न अब अपने मूल आकार के 2/10वें हिस्से से भी कम रह गया था। हालांकि मैक्सिमिलियन को रत्न का आकार कम होते देखकर परेशानी महसूस हुई, फिर भी जब उसने देखा कि उसने सभी छाया मरे हुए लोगों को मार डाला है, तो उसने राहत की सांस ली। वोइड्सकार और अन्य लोग ये देखकर चौंक गए और उससे पूछना चाहते थे कि वह छाया दुनिया के प्रतिबंध के तहत इतने शक्तिशाली हमले कैसे कर पाया, लेकिन इससे पहले कि वे उससे कुछ पूछ पाते, तारांकन खांसी। मैक्सिमिलियन ने अचानक नीले रंग का गाढ़ा तेल जैसा खून खांसकर बाहर निकाला और उसकी यांत्रिक दिखने वाली लाल आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें मेरे छाया मरे हुए लोगों को मारने में मजा आया? मैक्सिमिलियन ने अपने पीछे से एक ठंडी, भावहीन आवाज सुनी और इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, उसका शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर गया और उसकी जीवन शक्ति गायब हो गई। वोइड्सकार और अन्य लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई जब उन्होंने मैक्सिमिलियन के शरीर को हजारों टुकड़ों में बिखरते देखा और देखा कि इवान उसके पीछे खड़ा है। इवान ने बिना किसी भावना के मैक्सिमिलियन के टूटे हुए शरीर को देखा और अपनी नज़र नोएल, वोइड्सकार, आर्चिबाल्ड और अन्य लोगों की ओर घुमाई। मैक्सिमिलियन को अपने शैडो अनडेड को नष्ट करते देखने के बाद वह जानता था कि उसे खुद ही रोकना होगा, इसलिए उसने शैडो वर्ल्ड का उपयोग करके जोडा को फंसाया और उसे रोकने के लिए मचड्रॉइड के पीछे टेलीपोर्ट किया। 2 सेकंड। अब इवान के पास ऑल जीरो अथॉरिटी के प्रभाव के समाप्त होने और उसके सभी कौशल और प्राधिकरणों के कूलडाउन समय के सामान्य होने से पहले केवल 2 सेकंड बचे थे। वह जानता था कि एक बार ऑल जीरो अथॉरिटी का प्रभाव समाप्त हो जाने के बाद उसके लिए वोइड्सकार और अन्य लोगों के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वह उन्हें उससे पहले ही खत्म करना चाहता था। जब वोइड्सकार, नोएल और अन्य लोगों ने इवान को उनकी ओर देखते हुए देखा, तो उन्हें लगा जैसे मौत खुद उन्हें देख रही है और जीवन में पहली बार उन्हें किसी के प्रति इस तरह का डर महसूस हुआ। इवान सब कुछ खत्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था, और जब वोइड्सकार और अन्य लोगों को लगा कि वे मरने वाले हैं, गड़गड़ाहट। इवान के पैरों के नीचे की जमीन चकनाचूर हो गई और उसमें से दसियों काली बैलें निकल आईं, जो उसे जमीन के नीचे खींचने की कोशिश कर रही थीं। इवान की हरकतें काली बेलों की वजह से रुक गईं और उसने टेम्पोरल वेलोसिटी के प्रभाव में उन्हें देखा। टेम्पोरल वेलोसिटी की वजह से इवान की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और जिस क्षण रैंक 3 के पेड़ के राक्षस ने उसे जमीन के नीचे खींचने की कोशिश की, उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपना एक पैर उठा लिया जो 4500 से ज्यादा पॉइंट था। अपना पैर उठाने के बाद उसने गुरुत्वाकर्षण हेरफेर का इस्तेमाल किया और अपने पैरों के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को इकट्ठा किया और जोर से नीचे गिरा।
आमतौर पर इस हमले के कारण क्षेत्र के दसियों हजार किलोमीटर के भीतर की जमीन ढह जानी चाहिए थी, क्योंकि इवान ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और अपनी उच्च शक्ति के आंकड़े का इस्तेमाल किया था। लेकिन शैडो वर्ल्ड पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल करते हुए इवान ने अपने हमले को गुरुत्वाकर्षण शॉकवेव में बदल दिया। हालांकि अपने हमले के रास्ते को बदलने में उसकी प्राइमर्डियल शैडो एनर्जी के लगभग 700 अंक खर्च हो गए, लेकिन इवान को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि परिणाम इसके लायक था। जैसे ही इवान द्वारा छोड़े गए गुरुत्वाकर्षण शॉकवेव भूमिगत होकर पेड़ के राक्षस को छूते हैं, पेड़ के राक्षस का पूरा शरीर हिलने लगता है और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे ऐसा लगता है जैसे एक ही समय में सैकड़ों हजारों पहाड़ उस पर गिर रहे हैं और अगले ही सेकंड धमाका। गुरुत्वाकर्षण के दबाव में पेड़ राक्षस का लकड़ी जैसा शरीर लकड़ी की धूल में फट गया और दुनिया से गायब हो गया। हालांकि इवान ने रैंक 3 ट्री मॉन्स्टर के हमले के तहत बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की, फिर भी उसे खुद को बेलों से मुक्त करने में 1 सेकंड से अधिक समय लगा और अब ऑल जीरो अथॉरिटी का प्रभाव समाप्त होने से पहले उसके पास सिर्फ आधा सेकंड बचा था। इवान जानता था कि एक बार ऑल जीरो अथॉरिटी का प्रभाव समाप्त हो जाने के बाद उसके लिए वोइड्सकार और अन्य लोगों को संभालना बेहद मुश्किल होगा। उसके लिए आधे सेकंड में उन सभी को मारना असंभव था, इसलिए उसने तुरंत उस समय अपने दिमाग में आने वाले दूसरे सबसे अच्छे विकल्प को चुना और अगले ही पल बूम 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 कुछ धमाकेदार आवाजें पूरे परिवेश में गूंज उठीं और वोइड्सकार, नोएल और अन्य लोगों के शरीर रॉकेट की तरह आसमान की ओर फेंक दिए गए, जिनके चेहरे, छाती और शरीर के अन्य हिस्सों पर मिट्टी के निशान थे। शैडो वर्ल्ड की छत थोड़ी सी खुली और वे सभी ऊपर की ओर बढ़ते रहे। इस प्रक्रिया में आकाश को ढकने वाले उदास बादलों को नष्ट कर दिया और उसकी दृष्टि से ओझल हो गए। अध्याय 885 कुछ अप्रत्याशित भाग 1। शैडो वर्ल्ड से हजारों किलोमीटर दूर से ब्लेज ने काले गुंबद की ओर देखा जो क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से को कवर करता था। हालांकि वह हजारों किलोमीटर दूर थी, ब्लेज का चेहरा अभी भी पीला सफेद था और उसका शरीर उस डर के कारण कांप रहा था जो उसे पहले महसूस हुआ था जब जोडा ने काला के खून से लथपथ सिर को अपने स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला था। उस समय इवान के शरीर से निकलने वाली घातक आभा इतनी तेज थी कि वह शैडो वर्ल्ड के गुंबद को देखते हुए अपनी लार को रोक नहीं पाए। आखिर यह आदमी कौन है? शैडो वर्ल्ड की वजह से ब्लेज यह नहीं देख पा रही थी कि अंदर क्या हो रहा था, लेकिन गुंबद से निकलने वाली भारी खूनी आभा से वह बता सकती थी कि उस काले गुंबद के अंदर कई उच्च स्तरीय कोर रिवॉल्वर्स का वध किया जा रहा था। बूम बूम अचानक उसने कुछ धमाकेदार आवाजें सुनी और काले गुंबद के ऊपर से कुछ लोगों के शव निकलते हुए देखे। पहले तो ब्लेज को लगा कि ये लोग किसी तरह काले गुंबद से बच निकलने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि गुंबद से बाहर आए सभी लोग बुरी तरह घायल लग रहे थे और ऐसे उड़ रहे थे जैसे कि उन्हें किसी शक्तिशाली बल ने मारा हो और वे अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हों। क्या बकवास है! ब्लेज तब दंग रह गई जब उसने देखा कि घायल अवस्था में गुंबद से बाहर फेंके गए लोग वास्तव में वोइड्सकार, नोएल और अन्य शीर्ष कोर रिवॉल्वर थे, और उसने एक बार फिर राहत की सांस ली कि उसने अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा किया और वहां से पहले ही भाग गई। वोइड्सकार और अन्य लोगों के उड़ते हुए शवों को देखते हुए ब्लेज ने देखा कि काला गुंबद गायब होने लगा है। जब काला गुंबद पूरी तरह से गायब हो गया और ब्लेज ने उसके पीछे छिपे दृश्य को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। ये ब्लेज ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वह अपने सामने के दृश्य को देखती उतना ही उसका चेहरा पीला पड़ता जाता। जमीन खून से रंगी हुई थी और उस क्षेत्र की हवा खून की मात्रा के कारण लाल हो गई थी। हालांकि ब्लेज हजारों किलोमीटर दूर थी, फिर भी उसे खून की लोहे से भरी गंध आ रही थी और हजारों सिरहीन और अंगहीन शवों को देखकर, जो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें क्रूर बल का उपयोग करके चीर दिया हो, उसे उल्टी आने लगी। इससे पहले वह वास्तव में सोच रही थी कि एक बार लड़ाई खत्म हो जाने के बाद इवान और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और वह उस मौके का उपयोग करके सोलारियन सनफ्रूट को छीन सकती है। केवल ब्लेज ही नहीं, ऐसे कई अन्य लोग भी थे जो यही सोच रहे थे, लेकिन उनके सामने खूनी दृश्य को देखते हुए और जिस तरह से वोइड्सकार और अन्य लोगों को फेंका गया, यह विचार तुरंत उनके दिमाग से गायब हो गया। हालांकि वे सोलारियन सनफ्रूट के लिए लालची थे, लेकिन उनके लिए उनका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। ब्लेज अपने सामने खूनी दृश्य को देखने के बाद अभी भी उल्टी कर रही थी जब अचानक गड़गड़ाहट, हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में एक बार फिर से तीव्र हत्या की मंशा भर गई। सभी लोग जो छिपे हुए थे और अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उन्होंने इवान को देखा जो अपनी हत्या की मंशा को जारी रखते हुए शवों के बीच खड़ा था। तीव्र हत्या के इरादे को महसूस करते हुए और शैडो वर्ल्ड के पीछे की दीवारों के अंदर हुए खूनी नरसंहार को देखते हुए सभी लोग तुरंत वहां से भाग गए, क्योंकि वे इवान के चारों ओर जमीन पर पड़े मृत लोगों में शामिल नहीं होना चाहते थे। ब्लेज भी दूसरों की तरह ही थी और भले ही उसका पेट अभी भी मचल रहा था और वह उल्टी कर रही थी, लेकिन वह वहां नहीं रुकी और पीछे देखे बिना भाग गई। इवान, जिसने डेथ गार्डियन अथॉरिटी के प्रभाव के समाप्त होने के बाद अपने अधिकांश स्टेट पॉइंट खो दिए थे, वह अपनी आंखें बंद करके हजारों शवों से घिरे खूनी युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा था।
जब उसने उन लोगों को देखा जो उसकी हत्या के इरादे को महसूस करने के बाद भाग रहे थे, तो उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। हालांकि डेथ गार्डियन अथॉरिटी के प्रभाव के समाप्त होने के बाद उसने अपने अधिकांश स्टेट पॉइंट खो दिए थे, फिर भी उसे रीपर के क्रोध और शैडो पोजिशन कौशल के निष्क्रिय प्रभाव से स्टेट बूस्ट मिल रहा था, इसलिए उसके स्टेट पॉइंट अभी भी 1000 के करीब थे। हालांकि वह पहले जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन रीपर के क्रोध कौशल के निष्क्रिय प्रभाव के कारण उसके शरीर से निकलने वाली हत्या की मंशा अभी भी वैसी ही थी, क्योंकि यह स्टेट पॉइंट से प्रभावित नहीं थी बल्कि उसके क्रोध के स्तर से प्रभावित थी, जो इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी अपरिवर्तित रही। ये पुष्टि करने के बाद की स्थिति का फायदा उठाने की योजना बनाने वाले सभी लोग भाग गए हैं। इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दिया और अपने सामने एक नीली चमड़ी वाले दानव के अंगहीन शरीर को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। जोडा को पानी से बाहर फेंकी गई मछली की तरह दर्द से तड़पता देखकर इवान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और वह उसकी ओर चलने लगा। उसकी ओर चलते हुए इवान की काली आंखें चमक उठीं और अगले ही पल उसके शरीर के अंदर की आदिम छाया ऊर्जा हिलने लगी, क्योंकि उसने छाया पुनरुत्थान कौशल को सक्रिय कर दिया था। NOWELL-BEACOM। सामान्य तौर पर उसके लिए इतने सारे लोगों को एक साथ शैडो अनडेड में बदलना असंभव होता, क्योंकि उसके पास पर्याप्त शैडो एनर्जी नहीं होती, लेकिन वर्तमान में उसके पास शैडो एनर्जी के 400 से ज़्यादा पॉइंट थे। इसलिए जब उसने शैडो रिसर्जेक्शन का इस्तेमाल किया तो शीर्ष रैंक 2, शुरुआती स्तर के रैंक 3 राक्षसों और कुछ लोगों के शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के अलावा शैडो अनडेड में बदल गए। जब जोडा ने इवान को अपनी ओर आते देखा तो वह बुरी तरह डर गया। इवान द्वारा पहले बुलाए गए हजारों काले राक्षसों को देखने के बाद उसने यूटोपिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के बारे में पढ़े गए रिकॉर्ड के बारे में सोचा, और इवान द्वारा मारे गए सैकड़ों लोगों को काले राक्षसों में बदलते देखने के बाद जोडा को आखिरकार समझ में आ गया कि उसने पहले किसे उकसाया था। अध्याय 886 कुछ अप्रत्याशित भाग 2। अर्घ्य विनती। दानव बुरी तरह डर गया जब अचानक उसके सामने एक मानव आकृति प्रकट हुई और उसने उसे रोकने के लिए विनती करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, प्रकाश तत्व से बना एक सुनहरे रंग का भाला उसकी एक आंख में घुस गया। वह जोडा के सामने रुकी, जो दर्द से चिल्ला रहा था, और उसने अपनी हथेली फैला दी। जैसे ही उसने अपनी हथेली फैलाई, उसके हाथ से प्रकाश की गर्म किरणें निकलीं और दानव की चोटें ठीक होने लगीं। जोडा ने महसूस किया कि एलिसिया के ठीक होने की वजह से उसे जो दर्द हो रहा था वह काफी कम हो गया और उसकी कुछ जीवन शक्ति भी वापस आ गई। हालांकि वह ठीक हो रहा था, जोडा खुश नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उसकी अभिव्यक्ति शुद्ध भय में बदल गई और उसका अंगहीन शरीर कांपने लगा। नहीं नहीं नहीं, कृपया मुझे अभी मार दें, मैं नहीं कर सकता। स्विश। मुझे तुम्हारी जीभ ठीक नहीं करनी चाहिए थी, एलिसिया ने गुस्से में कहा जब उसने दानव की आवाज सुनी और सीधे उसकी जीभ काट दी। NOWELL-BEACOM। उर्गह। दानव एक बार फिर दर्द में जमीन पर लुढ़क गया और इवान को विनती भरे भाव से देखा। इवान के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया जब उसने दानव की विनती भरी नजर देखी और उसने एलिसिया की ओर देखा, जिसने उसकी नजर को महसूस करते ही जोडा की जीवन शक्ति को बहाल करना बंद कर दिया। जब एलिसिया ने उसकी जीवन शक्ति को बहाल करना बंद कर दिया, जोडा ने निराशा की अभिव्यक्ति दिखाई और अगले ही पल आर्गह। दानव की दर्दनाक चीख एक बार फिर पूरे परिवेश में गूंज उठी, क्योंकि उसके शरीर को दर्जनों हल्के भालों ने छेद दिया था। इवान ने बिना किसी दया के चिल्लाते हुए दानव को देखा। 10 दिन पहले घटना के बाद उसने जोडा पर आत्मा खोज का उपयोग किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने ड्राइड्स की बंद दुनिया के बारे में किसी और को बताया था या नहीं। आत्मा खोज का उपयोग करते हुए उसने पुष्टि की कि दानव ने ड्राइड्स की बंद दुनिया के बारे में किसी को नहीं बताया था, लेकिन साथ ही आत्मा खोज का उपयोग करने के कारण उसने देखा कि कैसे उसे काला से बंद दुनिया के बारे में जानकारी मिली। ये देखकर कि वह ड्रॉइड है, उसने उसे किस तरह से प्रताड़ित किया। वह इतना क्रोधित हुआ कि रीपर के क्रोध कौशल से उसे मिलने वाला बढ़ावा 5 गुना तक पहुंच गया, और यहाँ तक कि शापित एक शीर्षक के प्रभाव में भी उसे लगा कि वह अपना दिमाग खोने वाला है। मैं सीडर को इस बारे में कैसे बताऊंगा? इवान ने चिल्लाते हुए राक्षस को अनदेखा किया और अपने चेहरे पर अनिश्चितता भरी नजर से दूसरी परत के उदास आकाश को देखा। वह जानता था कि काला के साथ जो कुछ हुआ वह उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि वह उसे हवा और बिजली की भेंट देकर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन यह भी सच था कि जोडा ने उसे भेड़ के कारण निशाना बनाया था। अगर उसने उसे पवन और बिजली की भेंट देने से पहले ध्यान से सोचा होता तो उसे एहसास होता कि उसे पवन और बिजली की भेंट देना एक अच्छा विचार नहीं था, क्योंकि वह भी उसके साथ घूम रहा था और सभी को अपना असली रूप दिखा रहा था। उसके सिर पर लाखों उच्च स्तरीय सार पत्थरों का इनाम था, इसलिए उसे पता होना चाहिए था कि लोग उसे उसी राक्षस के साथ घूमते हुए देखकर उसे निशाना बनाएंगे। फुक। इवान ने मन ही मन शाप दिया और एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। यह एकमात्र समय था जब वह इस तरह के संघर्ष को महसूस कर रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या करना है। अतीत में जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती थी तो शापित एक शीर्षक द्वारा उसकी भावनाओं को शून्य कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था।
इसलिए उसे नहीं पता था कि इस भावना को कैसे संभालना है। जब इवान सोच रहा था कि उसे सीडर और दूसरों को इस बारे में कैसे बताना चाहिए, तो उसने देखा कि हजारों काले राक्षस उसकी ओर आ रहे हैं। अपनी छाया मरे हुओं को वापस आते देखकर इवान ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। मैं उससे मिलने पर उसे सच बता दूंगा, उसने कहा, और जिस चट्टान पर वह बैठा था वहां से उठ खड़ा हुआ। काला के साथ जो हुआ उसके कारण इवान कुछ भी करने के मूड में नहीं था, इसलिए पिछले 10 दिनों में उसने अपनी छाया मरे हुओं को चीजों की खोज करने के लिए दूसरी परत पर भेजा। अब उन्होंने दूसरी परत का अधिकांश भाग खोज लिया था और इवान के पास संसाधन इतने प्रचुर थे कि उसे यकीन था कि उसके लिए कम से कम समय में रैंक 3 को रिवॉल्वर बनना मुश्किल नहीं होगा। खड़े होने के बाद इवान जोडा की ओर चला गया, जो चिल्ला रहा था। अब जब वह दूसरी परत से निपट चुका था तो वह पहली परत में प्रवेश करने की योजना बना रहा था, लेकिन वहां जाने से पहले उसे राक्षस को खत्म करना था। जोडा की आंखें एलिसिया द्वारा नष्ट कर दी गई थीं, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि इवान उसके सामने कब रुका। दानव को देखकर, जिसे चीखने में भी दिक्कत हो रही थी, इवान ने बिना कुछ कहे अपने हाथ से उसकी छाती में छेद कर दिया और उसका दिल पकड़ लिया। जोडा का मुंह तब खुला रह गया जब इवान ने उसका दिल पकड़ लिया। वह दर्द से चीखना चाहता था, लेकिन इवान अब उसकी चीखें सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने अपनी थोड़ी ताकत का इस्तेमाल किया और उसका दिल नष्ट कर दिया, आखिरकार उसे मार डाला। जोडा को मारने के बाद इवान उसके शरीर को अपने साथ ले जाने की जहमत उठाए बिना ही वहां से चले जाना चाहता था, क्योंकि दानव का शरीर पहले से ही मरम्मत से परे था। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने वाला था, उसने अचानक एशर के बारे में सोचा, जो भी एक दानव था और जिसे उसने अपने छाया पुनरुत्थान कौशल पर प्रतिबंध के बावजूद सफलतापूर्वक एक छाया मरे हुए में बदल दिया था। इवान को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन जब उसे यह याद आया तो उसने चलना बंद कर दिया और जोडा के शरीर को देखा। एक पल के लिए दानव को देखने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और छाया पुनरुत्थान कौशल को सक्रिय किया। अध्याय 887 में इस पिशाच कमीने को मारने जा रहा हूं। लानत है, मैंने सोचा था कि मैं आखिरकार छाया क्षेत्र के बारे में अपनी योजना शुरू कर सकता हूं, लेकिन ये घटना, बैफोमेट ने गुस्से से भरी आवाज में कहा, क्योंकि वह गलियारे में और अंदर चला गया। प्राचीन के मकबरे में प्रवेश करने वाले राक्षसों की संख्या 1000 थी। आमतौर पर हर बार जब मकबरा खुलता है तो प्रत्येक गुट द्वारा झेले जाने वाले हताहतों की संख्या सबसे खराब स्थिति में भी 100 से अधिक नहीं होती है। लेकिन कुछ दिन पहले कई शीर्ष गुटों ने मकबरे में प्रवेश करने वाले कई सदस्यों को खो दिया। राक्षस गुट को सबसे ज्यादा हताहतों का सामना करना पड़ा, जिसमें मकबरे के अंदर 300 से ज्यादा राक्षस मर गए। बैफोमेट के लिए सबसे बुरी बात यह थी कि जोडा, जो सबसे शक्तिशाली रैंक 2 दानव था जो मकबरे में प्रवेश कर गया था, मर गया। बैफोमेट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और पूरे यूटोपिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन केवल अपनी ताकत पर भरोसा करके उसके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव था, क्योंकि यूटोपिया में उसके जैसे ही शक्ति स्तर वाले कई अन्य व्यक्ति थे, जैसे कि इलिस्ट्राया और अन्य सम्राट। चूंकि वह केवल अपनी ताकत पर भरोसा करके सबसे मजबूत नहीं बन सकता था, इसलिए उसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए पिछली कुछ शताब्दियों में अपनी राक्षस सेना के विकास में भारी निवेश किया। इस बार मकबरे में प्रवेश करने वाले राक्षस उस समूह का हिस्सा थे जिसमें बैफोमेट ने भारी निवेश किया था, विशेष रूप से जोडा, जो एक बहुत शक्तिशाली रक्तदानव था जिसमें रैंक 6 को रिवॉल्वर बनने की क्षमता थी। जब उसे यह खबर मिली कि जोडा और 300 से अधिक राक्षस कल मर गए तो वह बहुत क्रोधित हुआ। मकबरे में जो घटना हुई वह बहुत बड़ी थी और यूटोपिया के अधिकांश गुटों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए इस घटना की खबर गुटों के शीर्ष नेताओं के बीच पहले ही फैल चुकी थी। लगभग 1 मिनट चलने के बाद बैफोमेट एक दरवाजे के सामने रुक गया। उसने दरवाजा खोला, एक खाली कमरा दिखाई दिया जो एक बैठक कक्ष जैसा था, और बिना किसी भावभंगिमा के अंदर चला गया। कमरे में प्रवेश करने के बाद वह एक कुर्सी पर बैठ गया, और जैसे ही वह बैठा उसके सामने की कुर्सी चमक उठी, जिससे एल्ड्राकर की होलोग्राफिक छवि दिखाई देने लगी। तुम देर से आए हो, एल्ड्राकर ने बैफोमेट को देखकर स्पष्ट स्वर में कहा। देखो एल्ड्राकर, मैं बेकार की बातें करने के मूड में नहीं हूं, इसलिए जल्दी करो और पहले ही बता दो कि तुम मुझसे क्यों बात करना चाहते थे, बैफोमेट ने अधीर स्वर में कहा, क्योंकि उसे मकबरे में हुई घटना और छाया क्षेत्र पर हमला करने की अपनी योजना के बारे में कई चीजों को व्यवस्थित करना था। ऐसा लगता है कि तुम छाया क्षेत्र के कारण काफी व्यस्त हो। एल्ड्राकर ने बैफोमेट के अधीर स्वर को सुनकर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की और शांति से कहा। एल्ड्राकर के कथन को सुनकर बैफोमेट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि वह वही था जिसने उसे छाया क्षेत्र के बारे में अपनी योजनाओं के बारे में बताया था, और कुछ ड्रैगन भी हमले में भाग लेंगे। ये देखकर कि बैफोमेट ने उसकी बात सुनने के बाद कुछ नहीं कहा, एल्ड्राकर ने आह भरी और गंभीर स्वर में बोला, क्या तुम मेरे साथ प्राचीन के मकबरे में प्रवेश करना चाहते हो? एल्ड्राकर की बात सुनकर बैफोमेट की झुंझलाहट तुरंत गायब हो गई और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं वही कहना चाहता था जो मैंने पहले कहा था।
मैंने हाल ही में एक ऐसा कौशल विकसित किया है जो मुझे प्राचीन के मकबरे जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने में मदद कर सकता है, बिना उसे नष्ट किए। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मकबरे में प्रवेश करना चाहते हो? एल्ड्राकर की बात सुनकर बैफोमेट ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा। हालांकि उसने कोई भाव नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस बात से काफी हैरान था कि एल्ड्राकर ने एक ऐसा कौशल बनाया है जो उसे प्राचीन के मकबरे में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। बैफोमेट ने एल्ड्राकर के दावे पर संदेह नहीं किया, क्योंकि उसके पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। इसलिए ये पूछने के बजाय कि उसने किस तरह का कौशल विकसित किया है, उसने वह सवाल पूछा जिसमें उसकी रुचि थी। तुम मुझे अपने साथ आने के लिए क्यों कह रहे हो? प्राचीन का मकबरा दुर्लभ संसाधनों से भरे खजाने की तरह है, तो तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? अगर मैं कहूं कि मैं हमारी दोस्ती के कारण तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? एल्ड्राकर की बात सुनकर बैफोमेट ने कुछ नहीं कहा और उसके चेहरे पर एक सपाट भाव से देखा। बैफोमेट के हाव भाव देखकर एल्ड्राकर को आश्चर्य नहीं हुआ, इसलिए उसने आह भरते हुए कहा, मैं कुछ दिनों बाद अकेले ही प्रवेश करने की योजना बना रहा था, लेकिन मकबरे में हुई घटना के कारण मैंने तुम्हें अपने साथ ले जाने का फैसला किया। एल्ड्राकर की बात सुनकर बैफोमेट ने भौहें उठाईं और मजाकिया लहजे में पूछा, मुझे मत बताओ कि तुम अकेले प्रवेश करने से डरते हो। बैफोमेट की मजाकिया आवाज सुनकर एल्ड्राकर को गुस्सा नहीं आया और उसने शांत स्वर में कहा, मुझे डर नहीं है बैफोमेट, मैं बस सावधानी बरत रहा हूँ। हम दोनों उस जगह का इतिहास जानते हैं और मैं बस अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहता। एल्ड्राकर की बात सुनकर बैफोमेट के पास खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि वह प्राचीन मकबरे के इतिहास से भी वाकिफ था और जानता था कि इसके अंदर कई रैंक 5 और रैंक 6 कोर रिवॉल्वर मारे गए थे। उसने एल्ड्राकर के प्रस्ताव के बारे में कुछ देर सोचा और फिर एक पल के बाद सिर हिलाया। तुम कब प्रवेश करने की योजना बना रहे हो? मुझे कुछ चीज़ों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ड्रैगन की मृत्यु हो गई है, इसलिए चलो 1 महीने बाद प्रवेश करते हैं। बैफोमेट ने एक पल सोचा और सिर हिलाया, क्योंकि उसे भी कुछ चीज़ों को व्यवस्थित करना था। वैसे क्या ब्लड मून नीलामी घर कुछ दुर्लभ वस्तु की नीलामी करने की योजना बना रहा है? एल्ड्राकर ने अचानक पूछा। एल्ड्राकर की बात सुनकर बैफोमेट ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, उसने कहा और उत्सुक स्वर में पूछा, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बैफोमेट की बात सुनकर एल्ड्राकर ने अपने कंधे उचका दिए और स्पष्ट स्वर में कहा, मैंने अभी सुना है कि ब्लडमून साम्राज्य के ड्यूक में से एक ब्लडमून नीलामी घर के मालिक से मिलने गया था, इसलिए मुझे लगा कि वे शायद किसी दुर्लभ वस्तु की नीलामी करने की योजना बना रहे हैं। एल्ड्राकर की बात सुनकर बैफोमेट ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। एल्ड्राकर को भी ब्लडमून नीलामी घर के मामले की ज्यादा परवाह नहीं थी और मकबरे के बारे में कुछ मामलों पर चर्चा करने के बाद वह मीटिंग हॉल से गायब हो गया। तारानकन तारानकन तारानकन। कुछ दिन। धमाका। अलारिक के छिपे हुए क्षेत्र के अंदर एक धमाकेदार आवाज गूंजी और काले सूट पहने छोटे काले बालों वाले एक अधेड़ उम्र के आदमी का शव फेंका गया। उस आदमी के पूरे शरीर से खून बह रहा था और उसका एक हाथ गायब था। विस्फोट के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और खून की खांसी करने लगा। खून की खांसी करते हुए उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़ी छोटी लाल बालों वाली महिला को डरावनी आंखों से देखा। रुको रुको, तुम उसे नहीं मार सकते, नहीं तो। चुप रहो अलारिक, तुम चाहे जो भी कहो, मैं आज इस पिशाच कमीने को मार डालूंगी। लाल बालों वाली महिला ने अलारिक को अपनी बात पूरी नहीं करने दी और गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाई। अलारिक लाल बालों वाली महिला से कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने देखा कि वह अधेड़ उम्र के आदमी के सामने आ गई और अपने हाथों से उसका चेहरा कुचल दिया। अध्याय 888 गुप्त क्षेत्र भाग 1। प्राचीन के मकबरे में घटना से कुछ दिन पहले अलारिक ने लियोपोल्ड द्वारा दिए गए कागजात को बिना किसी भाव के देखा। लियोपोल्ड ने कागजात पढ़ते समय अलारिक के हाव भाव देखे, लेकिन वह उसके हाव भाव से कुछ भी नहीं समझ पाया। कुछ देर तक कागजात की सामग्री पढ़ने के बाद अलारिक ने उन्हें मेज पर रख दिया और बिना कुछ कहे अपनी चाय की चुस्की ली। लियोपोल्ड भी चुप रहा, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। 1 मिनट की चुप्पी के बाद अलारिक ने आखिरकार अपना मुंह खोला और शांत स्वर में पूछा, आपको ये जानकारी किसने दी? लियोपोल्ड ने अपना चाय का प्याला उठाया और एक घूंट पीने के बाद उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, चिंता मत करो, तुम्हारा कोई भी अधीनस्थ देशद्रोही नहीं है। मुझे ये जानकारी उन लोगों से मिली जो उन 2 चोरों की तलाश करने के लिए डार्क फॉरेस्ट में आए थे, जब मैंने उनके सिर पर इनाम की घोषणा की थी। लियोपोल्ड की व्याख्या सुनकर अलारिक ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे पहले से ही इसका संदेह था। फिर भी ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको बहुत से लोगों को पैसे देने होंगे, क्योंकि डार्क फॉरेस्ट में रहने वाले राक्षसों की गतिविधियों के बारे में इतना डेटा इकट्ठा करना आसान नहीं है। फिर भी ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको बहुत से लोगों को पैसे देने होंगे, क्योंकि डार्क फॉरेस्ट में रहने वाले राक्षसों की गतिविधियों के बारे में इतना डेटा इकट्ठा करना आसान नहीं है।
लियोपोल्ड ने अलारिक की बात सुनकर मुस्कुराया और धीमी आवाज में पूछा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है? हालांकि लियोपोल्ड ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन अलारिक को लगा कि वह काफी गुस्से में है। वास्तव में मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इन रिपोर्टों में डेटा सही है, अलारिक ने अपने चाय के प्याले को देखते हुए कहा। अलारिक की प्रतिक्रिया सुनकर लियोपोल्ड खुद को रोक नहीं सका और उसने अपना हाथ मेज पर पटक दिया। क्या आपका मतलब है कि इन रिपोर्टों में डेटा सही है? क्या इसका मतलब यह है कि आपने कभी उन चोरों की तलाश करने की कोशिश नहीं की और इस पूरे समय मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? क्या आप हमारे सौदे से पीछे हटना चाहते हैं? अल्रिक ने लियोपोल्ड की बात सुनकर भौहें सिकुड़ी और नाराज भाव से कहा, मुझे बदनाम करने से पहले आपको मेरी बात सुन लेनी चाहिए। अनास्तासिया, जो उनसे कुछ ही दूरी पर बैठी थी, ने अलारिक की नाराज आवाज़ और उसके अभिनय के तरीके को सुनकर आंखें घुमाईं। 9:25, एक लोमड़ी से जैसी उम्मीद की जाती है। उसका अभिनय वाकई बेहतरीन है। तुम मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जब मैंने तुम्हें उन चोरों की तलाश करने में मदद करने के लिए पैसे दिए थे तो तुमने कहा था कि डार्क फॉरेस्ट के राक्षस, जो तुम्हारे अधीनस्थ हैं, उन्हें खोजेंगे। लेकिन लोगों से मुझे जो रिपोर्ट मिली, उसके अनुसार उन्होंने पिछले 1.5 महीने से डार्क फॉरेस्ट के राक्षसों को चोरों की तलाश करते नहीं देखा। लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक ने आह भरी और गंभीर स्वर में कहा, लियोपोल्ड, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं व्यापार को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। ये पहली बार नहीं है जब हमने कोई सौदा किया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना किसी कारण के हमारे लंबे व्यापारिक रिश्ते को नष्ट करने की कोशिश करूंगा? NOWELL-BEACON लियोपोल्ड अलारिक की बात सुनकर चुप हो गया क्योंकि लोमड़ी सही थी। डार्क फॉरेस्ट कई दुर्लभ संसाधनों से भरा हुआ है। अतीत में लियोपोल्ड ने अलारिक के साथ कई सौदे किए थे जब उसे डार्क फॉरेस्ट के अंदर मिलने वाली किसी चीज़ की ज़रूरत थी और उसने उसे उसके लिए खोजने के लिए कहा था। लियोपोल्ड ने अलारिक की बात सुनने के बाद शांत होने के लिए कुछ गहरी सांस ली और गंभीर आवाज़ में पूछा, मुझे बताओ, तुमने हमारा सौदा क्यों तोड़ा और उन्हें ढूंढना क्यों बंद कर दिया? लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक ने तुरंत कुछ नहीं कहा और उसके चेहरे पर उलझन भरी नज़र दिखाई दी। उसके चेहरे पर उलझन भरी नज़र देखकर लियोपोल्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और महसूस किया कि मामला जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा गंभीर था। कुछ देर तक उलझन भरी नज़र दिखाने के बाद अलारिक ने आखिरकार आह भरी और लियोपोल्ड को गंभीर भाव से देखा। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपना कारण बताऊं, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। ऐसा लगता है कि यह मामला वाकई आसान नहीं है। लियोपोल्ड ने अलारिक के गंभीर लहजे को सुनकर सोचा और अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अलारिक ने सिर हिलाया और लियोपोल्ड के पीछे खड़े काले कपड़ों में आकृति पर नजर डाली। जब लियोपोल्ड ने उसे अपने अधीनस्थ को देखते हुए देखा तो उसने अलारिक को आश्वस्त किया, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह मेरे साथ एक आत्मा अनुबंध से बंधा हुआ है, इसलिए जब तक मैं उसे अनुमति नहीं देता, वह किसी को भी यह नहीं बता पाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और चूंकि मैंने पहले ही तुमसे वादा किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे। लियोपोल्ड ने अलारिक को देखते हुए कहा। अलारिक ने कुछ सेकंड के लिए काली आकृति को देखा और फिर अपना सिर हिलाया। मैंने 1.5 महीने पहले उनकी तलाश करना बंद कर दिया था क्योंकि जिन 2 लोगों की तुम तलाश कर रहे हो वे डार्क फॉरेस्ट में नहीं हैं। क्या? अलारिक की बात सुनकर लियोपोल्ड खड़ा हो गया और चौंकते हुए बोला, तुम्हारा क्या मतलब है कि वे डार्क फॉरेस्ट में नहीं हैं? मुझे 100% यकीन है कि वे लोग ज्ञानोदय पत्थर चुराने के बाद डार्क फॉरेस्ट में घुसे थे। मैंने कभी नहीं कहा कि वे डार्क फॉरेस्ट में नहीं घुसे। वास्तव में तुम्हारे मुझसे संपर्क करने से पहले डार्क फॉरेस्ट के बाहरी क्षेत्र के कुछ राक्षसों ने उन्हें आंतरिक क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए भी देखा था, अलारिक ने आह भरते हुए कहा। लियोपोल्ड ने अलारिक की बात सुनकर भौहें सिकुड़ीं, लेकिन अचानक उसने कुछ सोचा और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि वे डार्क फॉरेस्ट से चले गए? चूंकि अलारिक ने उल्लेख किया कि कुछ राक्षसों ने इवान और सीडर को डार्क फॉरेस्ट के बाहरी क्षेत्र में देखा था, लेकिन वे अब जंगल के अंदर नहीं थे, इसलिए लियोपोल्ड के दिमाग में केवल यही स्पष्टीकरण आया कि वे दोनों डार्क फॉरेस्ट से चले गए थे। लेकिन लियोपोल्ड को आश्चर्य हुआ, उसे सुनकर अलारिक ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वे डार्क फॉरेस्ट से नहीं गए। ये सुनकर लियोपोल्ड ने उसे एक अजीब भाव से देखा और उसे थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और अपनी पूरी कोशिश की कि वह भड़क न जाए। तुम कह रहे हो कि वे डार्क फॉरेस्ट में घुस गए और कभी नहीं गए, लेकिन साथ ही आप कह रहे हैं कि वे अब डार्क फॉरेस्ट में नहीं हैं। भगवान के लिए, क्या आप मुझे पहले ही बता सकते हैं कि वे 2 लोग कहाँ हैं? अल्रिक ने लियोपोल्ड के गुस्से की परवाह नहीं की और चाय की चुस्की लेने के बाद उसने शांति से कहा, वे दोनों एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अध्याय 889 गुप्त क्षेत्र भाग 2। गुप्त क्षेत्र। लियोपोल्ड ने अलारिक की बात सुनकर चौंक गया। कौन सा गुप्त क्षेत्र? वह पूछना चाहता था कि वे किस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए, लेकिन अचानक उसे एक अफवाह याद आ गई जो उसने कुछ समय पहले सुनी थी।
मुझे मत बताओ कि वे उस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए जो डार्क फॉरेस्ट में दिखाई दिया। अध्याय 778। ओह, तुमने भी उस गुप्त क्षेत्र के बारे में सुना है? लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक हैरान रह गया और उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। लियोपोल्ड ने अलारिक की बात सुनकर अपना सिर हिलाया क्योंकि इस गुप्त क्षेत्र के बारे में अफवाह ने लगभग 1 महीने पहले काफी चर्चा बटोरी थी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि इस गुप्त क्षेत्र के बारे में खबर उस समय सामने आई जब प्राचीन का मकबरा खुलने वाला था और ज्यादातर लोगों का ध्यान इस पर था। इसके अलावा जिन लोगों ने इस गुप्त क्षेत्र की तलाश करने की कोशिश की, वे काफी देर तक इसकी तलाश करने के बाद भी इसके बारे में कोई सुराग नहीं पा सके, इसलिए इसके बारे में अफवाह जल्द ही खत्म हो गई और ज्यादातर लोगों ने सोचा कि किसी ने लोगों को परेशान करने के लिए ये खबर फैलाई है। क्या यह अफवाह सच है? क्या डार्क फॉरेस्ट में वाकई कोई गुप्त क्षेत्र है? लियोपोल्ड ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ पूछा। हाँ, अलारिक ने अपना सिर हिलाया। डार्क फॉरेस्ट में एक गुप्त क्षेत्र है, और जिन 2 लोगों को आप खोज रहे हैं वे उस गुप्त क्षेत्र में चले गए। अगर वे उस गुप्त क्षेत्र में चले गए तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें पकड़ना बहुत आसान है? लियोपोल्ड ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मेरा मतलब है, क्या आपको अपने कुछ अधीनस्थों को भी उस गुप्त क्षेत्र में भेजना होगा और आप उन्हें आसानी से पकड़ पाएंगे? लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक ने आह भरी और अपने मंदिरों को मसला। काश यह आपके जितना आसान होता। लियोपोल्ड ने जब अलारिक के हाव भाव देखे तो वह उलझन में पड़ गया और उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या उस गुप्त क्षेत्र में कोई समस्या है? लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक ने कड़वी मुस्कान दी और चिढ़कर कहा, मैं भी उन्हें पकड़ने के लिए अपने अधीनस्थों को उस गुप्त क्षेत्र के अंदर भेजना चाहता हूं, लेकिन समस्या इस गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की है क्योंकि मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है। तुम्हें नहीं पता कि इस गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहाँ है? लियोपोल्ड ने जब अलारिक की बात सुनी तो वह दंग रह गया और उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ उसे देखा। हाँ, ये गुप्त क्षेत्र सामान्य क्षेत्रों से बहुत अलग है क्योंकि इसका प्रवेश बिंदु निश्चित नहीं है। ये गुप्त क्षेत्र हर कुछ मिनटों में लगातार अपना प्रवेश बिंदु बदलता रहता है, इसलिए इसका प्रवेश द्वार ढूंढना और अंदर घुसना बहुत मुश्किल है, अलारिक ने कहा और अपनी चाय की चुस्की ली। वे 2 चोर बहुत भाग्यशाली थे क्योंकि जब मेरे अधीनस्थों में से एक ने उन्हें पाया और उन्हें पकड़ना चाहा तो वे उस गुप्त क्षेत्र में आ गए और उसके अंदर चले गए। मेरा अधीनस्थ भी गुप्त क्षेत्र के अंदर उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसके प्रवेश करने से पहले गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार बंद हो गया और उसकी स्थिति बदल गई। एक गुप्त क्षेत्र जो लगातार अपना प्रवेश बिंदु बदलता रहता है, लियोपोल्ड ने बड़बड़ाया और अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ मेज पर अपनी उंगली थपथपाई। तो आपने उनकी तलाश करना बंद कर दिया क्योंकि वे इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे? उसने एक पल के बाद पूछा। हाँ, चूंकि मुझे पता है कि वे अब डार्क फॉरेस्ट में नहीं हैं, इसलिए मेरे अधीनस्थों को उनकी तलाश करने का कोई मतलब नहीं था। डार्क फॉरेस्ट बहुत बड़ा है और भले ही मेरे पास कई राक्षस हैं, लेकिन उनके लिए एक गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की खोज करना असंभव है जो लगातार अपना स्थान बदल रहा है। ये चालाक आदमी कहानियां बनाने में वाकई बहुत अच्छा है। अनास्तासिया, जो किनारे से उनकी बातचीत सुन रही थी, मन ही मन सोच रही थी क्योंकि उसे पता था कि अलारिक सिर्फ बकवास कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीर भाव और उसके बोलने के तरीके के कारण लोगों के लिए ये बताना बहुत मुश्किल था कि वह झूठ बोल रहा था। अगर मुझे पहले से पता न होता कि वह सिर्फ बकवास कर रहा है तो मैं भी उसकी बकवास पर यकीन कर लेता। तो तुमने मुझे उन 2 लोगों के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि यह गुप्त क्षेत्र है? लियोपोल्ड ने अलारिक की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, अलारिक ने इनकार नहीं किया और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि गुप्त क्षेत्र से जुड़े मामले बहुत संवेदनशील होते हैं। मैं इसके बारे में खबर नहीं फैलाना चाहता क्योंकि एक बार इस गुप्त क्षेत्र के बारे में खबर फैल गई तो बहुत से परेशान करने वाले लोग डार्क फॉरेस्ट में आ जाएंगे और मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। शांति। अगर यह चालाक आदमी चैन से रहना चाहता तो वह इस पिशाच को गुप्त क्षेत्र के बारे में कभी नहीं बताता। अनास्तासिया को नहीं पता था कि अलारिक क्या योजना बना रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने जानबूझकर लियोपोल्ड को गुप्त क्षेत्र के बारे में बताया था और वह कुछ योजना बना रहा था। लियोपोल्ड को नहीं पता था कि अनास्तासिया क्या सोच रही थी, लेकिन वह अलारिक के तर्क से पूरी तरह सहमत था क्योंकि वह जानता था कि एक बार गुप्त क्षेत्र के बारे में खबर फैल जाने पर यह निश्चित रूप से कई लोगों का अवांछित ध्यान आकर्षित करेगा। क्या आप मुझे इस गुप्त क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं? मैं इस गुप्त क्षेत्र के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे अभी भी उन लोगों की तलाश करनी है, भले ही वे उस क्षेत्र के अंदर गए हों। लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो भले ही मैं पिछले कुछ 100 सालों से इस गुप्त क्षेत्र के बारे में जानता हूं, लेकिन इसके बारे में मेरे पास जो जानकारी है वह बहुत अस्पष्ट है। इस तथ्य के अलावा कि इस गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार केवल डार्क फॉरेस्ट के बाहरी और आंतरिक क्षेत्रों में दिखाई देता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। बाहरी और आंतरिक क्षेत्र? क्या आप कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का प्रवेश द्वार डार्क फॉरेस्ट के केंद्रीय क्षेत्र में दिखाई नहीं दे सकता?
लियोपोल्ड ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। डार्क फॉरेस्ट का केंद्रीय क्षेत्र मेरा क्षेत्र है और मैं अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके 24/7 इसकी निगरानी करता हूँ। डार्क फॉरेस्ट में इस गुप्त क्षेत्र को प्रकट हुए सैकड़ों साल हो गए हैं, लेकिन एक बार भी इसका प्रवेश द्वार सेंट्रल एरिया में नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह केवल बाहरी और आंतरिक क्षेत्रों में ही दिखाई देता है। अध्याय 890 आप किस पर हंस रहे हैं? भाग 1। अलारिक, आपको पता होना चाहिए कि नीलामी घर से ज्ञानोदय पत्थर की लूट के कारण मेरा व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, लियोपोल्ड ने धीमी आवाज में कहा। ब्लडमून नीलामी घर की विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है और मेरे दुश्मन इस मौके का उपयोग मुझ पर और अधिक गंदगी फेंकने के लिए कर रहे हैं, मेरे नीलामी घर को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है, लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक ने अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ अपना सिर हिलाया। अलारिक के शांत भाव को देखकर लियोपोल्ड ने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ बोला, मेरे नीलामी घर की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। NOWELL-BE-IN.C क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अलारिक ने असमंजस में उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? हालांकि अलारिक असमंजस में दिख रहा था, लेकिन अनास्तासिया, जो बगल से उनकी बातचीत सुन रही थी, उसे लगा जैसे ये बूढ़ा चालाक आदमी अंदर ही अंदर हंस रहा था और चिल्ला रहा था, सब कुछ योजना के अनुसार है। मुझे उस गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार खोजने और उन 2 चोरों को पकड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं उनसे ज्ञानोदय का पत्थर वापस ले सकूं और अपनी प्रतिष्ठा बहाल कर सकूं। लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। क्षमा करें, लियोपोल्ड, लेकिन मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि डार्क फॉरेस्ट बहुत बड़ा है और मेरी शक्तियों के बावजूद उस क्षेत्र के प्रवेश द्वार की तलाश करना लगभग असंभव है, जो हर मिनट अपनी स्थिति बदलता रहता है। लियोपोल्ड अलारिक की बात सुनकर चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि लोमड़ी वाला आदमी सही था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पिशाच ने अलारिक की ओर देखा और एक बार फिर बोला, चूंकि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरा एक और अनुरोध है। अलारिक ने अपना चाय का प्याला मेज पर रखा और शांति से पिशाच की ओर देखा। किस तरह का अनुरोध? जब अनास्तासिया ने यह दृश्य देखा, किसी कारण से उसे लगा जैसे लोमड़ी मूर्ख की तरह मुस्कुराने से बचने की बहुत कोशिश कर रही थी। चूंकि तुम मुझे दायरे के प्रवेश द्वार की तलाश में मदद नहीं करना चाहते, तो क्या मैं अपने लोगों को इसे खोजने के लिए डार्क फॉरेस्ट में भेज सकता हूँ? नहीं, अलारिक ने तुरंत लियोपोल्ड के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और गंभीर स्वर में कहा, लियोपोल्ड, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस गुप्त क्षेत्र के बारे में किसी को नहीं बताओगे। मुझे मत बताओ कि तुम अपनी बात से पीछे हटना चाहते हो। मैं अपनी बात से पीछे हटने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैं उन लोगों पर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करूंगा जिन्हें मैं गुप्त क्षेत्र की तलाश करने के लिए यहाँ भेजता हूँ। लियोपोल्ड ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे इस बारे में किसी को नहीं बता पाएंगे। लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक चुप हो गया और अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ अपनी उंगली को टेबल टॉप पर टैप किया। पिशाच ने चाय की मेज के नीचे अपने हाथों को जकड़े हुए लोमड़ी को देखा। वास्तव में वह गुप्त क्षेत्र की तलाश करने की अनुमति केवल इवान और सीडे की तलाश करने के लिए ही नहीं चाहता था, बल्कि गुप्त क्षेत्र में मौजूद संसाधनों की तलाश के लिए भी चाहता था। अलारिक ने जो कुछ भी कहा, उसे सुनने के बाद पिशाच को यकीन हो गया कि बहुत से लोग इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए हैं और इसमें बहुत सारे खजाने होने की संभावना है। वह अपने अधीनस्थों को इस गुप्त क्षेत्र की तलाश करने के लिए भेजना चाहता था ताकि वह इवान और सीडे को पकड़ सके, और साथ ही वह इस रहस्य का पता लगाना चाहता था। वह अपने अधीनस्थों को डार्क फॉरेस्ट के अंदर गुप्त क्षेत्र की तलाश करने के लिए अलारिक को बताए बिना भी भेज सकता था, लेकिन डार्क फॉरेस्ट के अंदर लगभग हर एक राक्षस अलारिक का अधीनस्थ था, इसलिए लोमड़ी को यह समझने में देर नहीं लगती कि लियोपोल्ड ने अपने अधीनस्थों को गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की तलाश करने के लिए भेजा था। अलारिक को इस बारे में पता चलने के बाद पिशाच को यकीन हो गया कि अलारिक डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश करने वाले अपने सभी अधीनस्थों को मार डालेगा। इसलिए अपने अधीनस्थों को गुप्त रूप से क्षेत्र के प्रवेश द्वार की तलाश करने के लिए भेजने के बजाय उसने उससे पहले ही पूछ लिया। पूरे 5 मिनट तक चुप रहने के बाद अलारिक ने आखिरकार लियोपोल्ड की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। आप अपने अधीनस्थों को गुप्त क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं और उन्हें इसके प्रवेश द्वार की तलाश करने के लिए यहाँ भेज सकते हैं, लेकिन एक शक्तिशाली आत्मा अनुबंध का उपयोग करना सुनिश्चित करें कि इस क्षेत्र के बारे में किसी को बताने की इच्छा रखने का विचार भी उन्हें तुरंत मृत्यु प्रदान करेगा। जरूर। लियोपोल्ड खुश था जब अलारिक ने उसे अपने अधीनस्थों को डार्क फॉरेस्ट के प्रवेश द्वार की तलाश करने के लिए भेजने की अनुमति दी। वह इस मामले के बारे में और बात करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, अलारिक ने कुछ ऐसा कहा जिससे वह भौंचक्का रह गया। इससे पहले कि आप अपने अधीनस्थों को यहाँ भेजें, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ करें। लियोपोल्ड ने अलारिक की बात सुनकर भौहें उठाईं और चेहरे पर भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो?
मैं चाहता हूं कि तुम मेरा जंगल साफ करो। अलारिक की बात सुनकर पिशाच दंग रह गया और उसने अपने चेहरे पर अजीब सी नज़र से उसे देखा। अपने जंगल को साफ करने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम चाहते हो कि मैं डार्क फॉरेस्ट में झाड़ू लगाने के लिए किसी को भेजूं? लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक ने अपना सिर हिलाया और शांत स्वर में बोला, तुम जानते हो कि तुमने जो इनाम घोषित किया है उसके कारण बहुत से लोग हर दिन डार्क फॉरेस्ट में आते हैं, है ना? लियोपोल्ड ने अलारिक की बात सुनकर सिर हिलाया क्योंकि वह भी जानता था कि इवान और सीडे के सिर पर रखे इनाम के कारण बहुत से लोग डार्क फॉरेस्ट में आए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उस इनाम को हटा दो ताकि उन्हें खोजने वाले मेरे जंगल से चले जाएं, अलारिक ने कहा। लियोपोल्ड ने अलारिक की बात सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हें पता है कि मैं अचानक से इनाम नहीं हटा सकता, है न? अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो लोग उन 2 चोरों को लगभग 2.5 महीने से खोज रहे हैं वे मुझे मौत के घाट उतार देंगे और मेरा पहले से ही संघर्षरत व्यवसाय और भी गिर जाएगा। अल्रिक को आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने लियोपोल्ड की बात सुनी और उसने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास इन समस्याओं से बचने और साथ ही आपकी प्रतिष्ठा को बहाल करने का एक तरीका है। अल्रिक ने जो स्टोरेज रिंग पहनी हुई थी वह चमक उठी और उसके हाथों में कुछ मूर्त रूप ले लिया। लियोपोल्ड ने अल्रिक के हाथ में दिखाई देने वाली चीज़ को देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं।